गुड आफ्टरनून बच्चों। आई एम डॉक्टर अर्चना सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम AND कॉलेज कानपुर। मैंने अपना मास्टर्स फूड एंड न्यूट्रिशन में करा हुआ है। मेरा स्पेशलाइजेशन इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि न्यूट्रिशन है। आज आपका क्योंकि प्री PhD कोर्स का पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा जो आपका कोर्स वर्क है उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी एलिब्रेट पढ़नी है और क्या क्या अपडेटेड आपको रहना है रिगार्डिंग योर रिसर्च वर्क। और उसके साथ ही हम लोग जो हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक है असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका भी एक इंट्रोडक्टरी क्लास आज लेंगे। सबसे पहले सिलेबस अगर आप लोग ने देखा हो तो उसमें आप देखेंगे कि यूनिट 1 है जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले उसमें है असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल एजुकेशन मेथड्स एंड एप्लीकेशंस। ये आप लोग ने इसके बेसिक्स अपने PG क्लासेस में, वेदर यू हैव डन MA और MSc, आपने जो है अपने क्लास में करा होगा। उसमें कि आपको किस तरीके से सोसाइटी में या कम्युनिटी में जाकर के न्यूट्रिशनल स्टेटस को लेना है या पता करना है किसी के न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में, या व्हाट एग्जैक्टली न्यूट्रिशनल स्टेटस इज, क्या मेथड होते हैं उसको एसेस करने के, या फिर आप किस तरीके से इस न्यूट्रिशन एजुकेशन को जो है आप क्या क्या तरीकों से अपना करके कम्युनिटी में पहुंचा सकते हैं। देयर माइट बी वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल अप्रोचेस और ग्रुप अप्रोचेस, या फिर मल्टीपल और भी तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप ये न्यूट्रिशनल एजुकेशन को थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स है आप लोगों तक पहुंचा सकें। दूसरा इसका जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। आपको पता है कि लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल व्हेन ओवा एंड स्पर्म they meet, they fertilize together, then they form a zygote। और उस जाइगोट से किस तरीके से पूरा फीटस फॉर्म होते हुए कि किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से जो है आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो इसमें आप उस टाइम आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मदर को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और कितनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें आप ये पढ़ेंगे। अप टिल जो है डेथ या आपके अंटिल जो है आपका ये ओल्ड एज, आपको किस किस तरीके की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, आपको क्या घटाना है क्या बढ़ाना है, क्यों घटाना है क्यों बढ़ाना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स इस टाइम बहुत स्पेसिफिक नीड के हो जाते हैं, उनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ देम, ये सब चीजें जो है आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा अब देख रहे हैं आप एक फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत बूम आ रहा है, दिन पर दिन नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं। तो क्या फूड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से नए नए एडवांसमेंट हुए हैं, किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पहले शेल्फ लाइफ किसी भी चीज की अगर 3 दिन होती थी उसको हम 3 दिन तक ही सिर्फ सुरक्षित रख सकते थे खाने के लिए, अब उसको कैसे बढ़ा करके नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से जो है क्या बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स नष्ट होते हैं, वो किस तरीके से हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, या कौन कौन से ऐसे फूड प्रोसेसिंग के मेथड हैं जो कि हम अपना करके अपनी हेल्थ को या अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा हम फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, फूड एनालिसिस की क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू फूड एनालाइज उसकी क्वालिटी को एनालाइज करा जा सकता है सो दैट इट इज फिट फॉर कंजम्पशन एंड इट इज नॉट एडल्टरेटेड। उसके अलावा जो है राइट एट द मोमेंट क्या करंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम एडल्टरेटेड फूड खा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहा है जिस कारण से जो है क्या हो रहा है कि हमारे नई नई तरीके की बीमारियां हमको देखने को मिल रही हैं। और बहुत सारी
ऐसी चीजें, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा भी अपने न्यूट्रिशन के बारे में सजग रहें या डाइट के बारे में सजग रहें तो हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रीबायोटिक्स का नाम, आजकल आपने प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। ये प्रीबायोटिक्स बेसिकली अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया के लिए जो है पोषण दे रहे होते हैं। दे हेल्प टू प्रमोट बेनिफिशियल बैक्टीरिया। बहुत सारी चीजें जैसे प्याज, लहसुन, केला, सेब, अलसी, फ्लैक्स सीड्स, इन सब के यूज से जो है आप ये प्रीबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं और ये जो है क्या बोलते हैं, प्रमोट करते हैं हमारी बॉडी में जो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। प्रोबायोटिक्स हमारी गट फ्लोरा को, हमारी इंटेस्टिनल फ्लोरा को हेल्दी रखते हैं। उसमें भी दही हो गया, आपका पनीर हो गया, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो आजकल ये बहुत सारे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड के बारे में आप देख रहे हैं कि हर जगह लिखा होता है कौन कौन से सीड्स हैं, बेसिकली इनको यूज करना है, उनको यूज करने का क्या फायदा है, ये आप बेसिकली पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें हमने अपडेट करने के लिए भी बोला है यूनिवर्सिटी में कि पुराने आपके, ये पुराना सिलेबस है जिसमें से हमने आपको बताया है, अगर अपडेटेड हो गई तो उसमें हमने जैसे बोला था कि इसमें आपके अभी कुछ हमको आपने डिजीजेस थी जो मिसिंग थी, जबकि बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों को क्या न्यूट्रिशन किस तरीके से सिग्निफिकेंट रोल उनमें प्ले कर सकता है। जैसे अभी रिसेंटली सब लोग ने कोरोना को देखा, उसकी भयावह स्थिति को देखा, तो किस तरीके से बाय अडेप्टिंग अ गुड न्यूट्रिशनल लाइफ स्टाइल वी कैन प्रिवेंट कोरोना। तो इस तरीके से बहुत सारी डिजीजेस हैं, तो उनके बारे में किस तरीके से डाइटरी मैनेजमेंट हम करके जो है वेरियस डिजीजेस को हम उनकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं। तो ये आपने पहले भी डायबिटीज, आपने हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, इनके बारे में पढ़ा था, पर इन दिस आई वांट टू इंक्लूड मोर ऑफ डिजीजेस विच आर नॉट टच्ड मच, जैसे कि कैंसर में किस तरीके से न्यूट्रिशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल्स, कोरोना हो गया उसमें कैसे कर सकता है। आजकल आप पीसीओडी के बारे में जो है सुन रहे हैं, पीसीओडी में किस तरीके से जो है न्यूट्रिशन जो है आपको हेल्प कर सकता है। या इसके अलावा एक बहुत नया कंसेप्ट जो देखने में आ रहा है वो है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। न्यूट्रास्यूटिकल्स शायद आपके लिए बहुत नया टर्म होगा, इसीलिए हम चाहते थे कि ये आपके उसमें ऐड हो जाए, अपडेट करवा दें हम इसको, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली ऐसा फूड जो कि एज मेडिसिन यूज करा जा सकता है और आपको क्योर कर सकता है, उसके बारे में जो है इसमें बताया जाएगा। यूनिट 2 के अंतर्गत आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम लोग पहले चाइल्ड डेवलपमेंट कहते थे या सीडी कहते थे, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि क्या इश्यूज हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, डेवलपमेंट किस तरीके से हैम्पर हो रहा है, उसको कैसे आप जो है क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना है, और डेवलपमेंट मेंटल असेसमेंट कैसे बच्चों में किया जा सकता है। ये शायद आपने अभी यूजी पीजी लेवल में नहीं पढ़ा होगा, तो वो डेवलपमेंटल असेसमेंट के क्या तरीके हो सकते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स आप देख रहे हैं, मोर एंड मोर वीमेन दे आर नाउ इनटू जॉब, सो वी नीड सम प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन दे कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो कैसे जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए कैसे एजुकेशन सेंटर्स होने चाहिए, कैसे क्रैश होने चाहिए या स्कूल होने चाहिए या डे केयर होने चाहिए उनमें, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं स्पेशल नीड्स वाले जिनको कोई प्रॉब्लम है, दे माइट बी फिजिकली रिटार्डेड और दे माइट बी मेंटली रिटार्डेड। तो इंडिया में पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी इन बच्चों के लिए कि उनको, फिर ऐसे बच्चे सिर्फ घर में रहते थे, वो देयर लर्निंग माइट बी वेरी स्लो, बट ऐसा नहीं है कि दे डोंट लर्न एनीथिंग। सो इस तरीके के स्कूल्स जो स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए हैं, उनमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और किस तरीके से फैमिली का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है,
किसी बच्चे के डेवलपमेंट में, या क्या पेरेंटिंग आप देख रहे हैं कि पेरेंटिंग डिफरेंट होती चली जा रही है। हमारे जमाने में आप देखते हैं जो था, हमारे पेरेंट्स ने जो भी कह दिया रिगार्डिंग करियर कि तुमको डॉक्टर बनना है, हम तैयार हो जाते थे विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट टू इट कि हम क्या एग्जैक्टली बनना चाहते हैं। आजकल ऐसा नहीं है, बच्चे इतने अवेयर हैं, वो पेरेंट्स से हर बात में लॉजिकल जो है एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और खुद अपने लॉजिक रखते हैं। तो क्या अब इश्यूज रिलेटेड टू पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग हो गई है और आपको बहुत सारी रियरिंग प्रैक्टिसेस में चेंज आ गया है। पहले वो नहीं अडेप्ट होती थी, अब मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल केयर के थ्रू या डॉक्टर्स के इंफॉर्मेशन के थ्रू बहुत रियरिंग प्रैक्टिसेस में चेंज आ गया है। तो वो क्या है और क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ये आपको इसमें जानना है। इसके अलावा साइको सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन जेंडर इश्यूज की बहुत सारे अब आजकल बच्चों में डिप्रेशन, बच्चों में एंजाइटी, बच्चों में जो है हाइपर जो है एक्टिविटी, ये सब बढ़ती चली जा रही हैं। तो क्या इनके क्या कारण हैं? चाइल्ड अब्यूज कॉमन होता चला जा रहा है, फैमिली वायलेंस बढ़ रहा है दिन पर दिन, चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है, और इसके अलावा बाल अपराध जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वो बढ़ रही है। तो क्या कारण है? आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, आपस में सामंजस्य नहीं मैरिड कपल्स बैठा पा रहे हैं, जिस कारण से बच्चों के ऊपर इल इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चे उस कारण से बहुत हिंसक प्रवृत्ति के हो रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू बच्चों को ऐसी चीजों के बारे में जानकारी जल्दी मिल जा रही है जो उनको नहीं उस एज में पता होनी चाहिए, और उसको वो नेगेटिव सेंस में लेकर के वो उसका गलत जो है उसको डायरेक्शन में जा करके उसको यूज कर रहे हैं। तो ये सब इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जियारेटिक इश्यूज, प्रॉब्लम्स इन कोपिंग स्किल्स कि ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, न्यूट्रिशनल, इनमें क्या और किस तरीके से कोप, क्योंकि दिस इज अब फेज ऑफ लाइफ जो हम भी उस फेज में जाएंगे, आप भी जाएंगे। तो किस तरीके से, जब पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ना तो लोनलीनेस होती थी और चीजें एक साथ मिलकर के लोग संभाल रहे थे। लेकिन जब बाहर लोग अपना दूसरी जगह दूसरी पढ़ने जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, कम लोग घर में रह रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर भी इतना नहीं हो पा रहा है, लोगों में इमोशनल इनसिक्योरिटी हो रही है। तो सेम गोज विद ओल्ड पीपल ऑल्सो। तो वो कैसे कोप अप करें, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें जो मैंने यूनिवर्सिटी को अपडेट करने के लिए कुछ चीजें बोली हैं, वो एक तो हमें इसमें प्री नेटल डेवलपमेंट मिसिंग लग रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसमें पूरे डेवलपमेंट के बारे में जो है आपको जो है बताना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो ये आपके पुराने सिलेबस में था कि साइको सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन जेंडर इश्यूज, पर अब हमको लगता है कि सिर्फ ये बच्चों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हो गई है ये प्रॉब्लम, अब इट शुड बी रादर, अब इसको चेंज करके हम लोगों को कर देना चाहिए साइको सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन, बिकॉज ये आपको सिर्फ बच्चों में नहीं ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, डिप्रेशन या इस तरीके की चीजें इवन एडल्ट्स में भी आपको दिख रही हैं। जॉब प्रेशर बढ़ रहे हैं, फॉल्स स्टेटस के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो आए दिन आप देखते हैं लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो इस तरीके की चीजों के लिए कि क्या कारण है, उनका निवारण कैसे हो सकता है, इसमें आपको बढ़ाया जाएगा। यूनिट 3 है वो आपकी टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की है। उसमें आपके पहले बेसिकली लोग जो भी नेचुरल फाइबर्स थे उनके बारे में ही ज्यादा जानते थे और उनसे ही निर्मित जो है कपड़े यूज होते थे, पर अब नई टेक्नोलॉजी साइंस के साथ बहुत सारे मैन मेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स आ गए हैं। तो क्या न्यू ट्रेंड्स क्या है टेक्सटाइल फाइबर में, ये आप पढ़ेंगे। और कैसे ये जो फाइबर रेशे जो जिनसे कपड़े बन रहे हैं उनको कैसे इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है कि वो हमारे शरीर के दृष्टि से भी स्वस्थ रहें और साथ ही साथ
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम वो यूनिवर्स के लिए भी या हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी नहीं क्रिएट करें, और बायोडिग्रेडेबल हो कि उनको आसानी से बिना किसी जो है उसको डिस्ट्रॉय करा जा सके। और किस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं फैब्रिक फिनिशेस में, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। फंक्शनल क्लोथिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी क्लोथिंग, डेकोरेटिव टेक्निक्स क्या है वो भी आप देख रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, आप देखते हैं लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अब इतना जो है उसमें कोई भी ये फैशन जो आपके स्टाइलिश होते हैं या आपके ये बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, वो चाहे आपका वो इतना इतना पैसा चार्ज करते हैं और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। तो क्या ट्रेंड है और जो है क्या बोलते हैं रिसेंट को क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस तरीके से हैंड एम्ब्रॉयडरी का लोगों के बीच में क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। सब्यासाची हो या सब्यासाची की बेल्ट तक हो या सब्यासाची के डिजाइन करे हुए कपड़े लोगों में लेटेस्ट क्रेज हो रहे हैं। तो वो क्या है, कंटेम्प्रेरी क्लोथिंग, डेकोरेटिव टेक्निक्स क्या है, अपैरल डिजाइनिंग क्या है, मॉडर्न पैटर्न डेवलपमेंट टेक्निक्स क्या है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा ये एक रिसेंट CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो है या टेक्सटाइल या फैशन डिजाइनिंग एक बिल्कुल ये भी बहुत फूड इंडस्ट्री की तरह बहुत एक अपकमिंग ब्रांच है, जिसमें जो है बहुत बच्चों को आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इस फील्ड में, क्योंकि नए नए ट्रेंड्स जो है आ रहे हैं। तो उस कारण से इसके बारे में भी आप जानेंगे और किस तरीके से टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग को उद्यमता से, एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा जा सकता है, किस तरीके से वो आपके लिए इनकम जनरेटिंग बन सकता है और आप उस स्टार्टअप डाल सकते हैं। तो इसके बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। या क्या ट्रेंड्स हैं हाउस होल्ड टेक्सटाइल में, जो हम घर की फर्निशिंग है, पर्दे हो गए, हमारे कुशन्स हो गए, हमारे टेबल क्लॉथ्स हो गए, इनके बारे में भी जो है आपकी क्या मटेरियल है जो बेसिकली जो इजी टू मेंटेन हो, इजी टू वॉश हो और ड्यूरेबिलिटी हो जिसकी, और डस्ट बहुत ज्यादा नहीं पकड़े, इस तरीके की चीजों के बारे में जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में आप एंड क्लोथिंग में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपडेट करने के लिए जो हमने बोला है वो है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री is with respect to language, with respect to food as well as with respect to costumes also। हर थोड़ी दूर में आप देखेंगे लोगों की बोली बदलती है, लोगों का खान पान बदलता है, लोगों का पहनावा बदलता है। तो इंडिया में क्या ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं, क्या कॉस्ट्यूम्स हैं, कहाँ का धोती कुर्ता, कहाँ पर अचकन, कहाँ का जो है शॉल, कहाँ पर किस तरीके से कपड़े पहने जा रहे हैं, कहाँ का फिरन कहाँ का फेमस है, या फिर जो है आपके उसको एम्ब्रॉयडरीज कौन सी हैं, इसके अलावा और कॉस्ट्यूम्स में कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट के कौन कौन से पर्टिकुलर तरीके के नाम है कॉस्ट्यूम्स के, वो जो है आपके लोग असम में दूसरे तरीके का होगा कोई कॉस्ट्यूम जो उनका ट्रेडिशनल होगा, और जो है कहीं पे आप चले जाएंगे साउथ में तो उनका दूसरे तरीके का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होगा। तो वो डिफरेंट वैरायटी जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स की है उनके बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यूनिट 4 है, वो है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या जिसको हम FRM कहते हैं। इसमें आप सबसे पहला टॉपिक है कि क्या डेमोग्राफिक चैलेंजेस टू फैमिली इकोलॉजी हैं, मतलब कि क्या चेंजेस आए हैं कम्युनिटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या साइंटिफिक स्टडी ऑफ दीज चेंजेस, किस तरीके से क्या चेंज हुए हैं, और क्या हाउसिंग मैनेजरियल प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में आती हैं। रूरल हाउसिंग है तो क्या प्रॉब्लम है, अर्बन हाउसिंग है तो क्या प्रॉब्लम है, पानी की स्कैसिटी हो रही है तो किस तरीके से आप हाउसिंग में या रेन हार्वेस्टिंग की चीजों को बढ़ाया जाए जिससे कि पानी की स्कैसिटी से उसको रीयूज करा जा सके, रिसाइकिल किया जा सके, या हाउसिंग कंसेप्ट क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट क्या है, उसका कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न क्या है, लोगों में पैटर्न बहुत सारी चीजें कंज्यूमर रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, कंज्यूमर लॉज नए नए बन रहे हैं। तो आप किस तरीके से, अगर आप किसी इस तरीके की दुर्घटना का शिकार हो गए हैं कि आप छले गए हैं, तो आप किस तरीके से उन कंज्यूमर लॉज का इस्तेमाल करते हुए आप
अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इन एर्गोनॉमिक्स और बॉडी पॉस्चर क्या होना चाहिए, इनोवेशंस इन इक्विपमेंट टू प्रमोट वर्क एफिशिएंसी, की किस तरीके से आप वर्क सिंप्लीफिकेशन कर सकें, क्या क्या चीजें हैं जो आपकी एनर्जी को, आपके टाइम को, आपके जय मनी को सेव कर सकें वर्क सिंप्लीफिकेशन के थ्रू या इक्विपमेंट यूज के थ्रू, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर लास्ट है यूनिट, वो है आपका एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। हाँ, रिगार्डिंग फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एक चीज अपडेट करने को हमने बोली है, वो है डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस। क्योंकि एक ये ऐसी चीज है, हम हर स्टेप पे कोई भी चीज जब हम मैनेज कर रहे होते हैं तो आपको पता है उसके 3 स्टेप्स हैं, और उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप के अंदर डिसीजन मेकिंग की अच्छी कैपेबिलिटी है तो यू अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अचीव योर एंड गोल। तो उसके लिए आपको इसमें एड ऑन करने के लिए हमने बोला है। और इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है, वो है एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें आप की क्या होम साइंस को आप कैसे यूज कर सकते हैं एज टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आपको पता है होम साइंस इज बोथ it's a allied subject which consists of science as well as arts both. You study biochemistry, you study dairy, you study agriculture, you study sociology, what not, आप सब कुछ उसमें उसके जो अपने स्पेशलाइजेशन है, न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके अलावा आप इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आप इकोनॉमिक्स भी उसमें पढ़ते हैं, आप उसमें सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो किस तरीके से होम साइंस आप जो है उसको डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हैं सोसाइटी में, स्पेशली विद रेफरेंस टू स्टेटस ऑफ वीमेन। क्योंकि जनरली जो है आपको पता है, इफ यू कैन चेंज एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ अ वीमेन, यू कैन चेंज the attitude of the whole family, you can educate the whole family. So इसलिए स्पेशली स्टेटस ऑफ women में आप क्या चेंजेस ला सकते हैं थ्रू होम साइंस, ये पढ़ेंगे आप। या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या हैं जो कि रिलेटेड है होम साइंस से, क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं जो बच्चों के लिए या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, विमेन हो गया या आपका चिल्ड्रन है, उसके लिए जो है आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ क्या आपके डायनेमिक्स हैं ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन इन होम साइंस रिसर्च, कि आप किस तरीके से इसको और इनोवेटिव बना सकते हैं। मास मीडिया का क्या रोल है, रूरल ऑडियंस, जब इंडिया में मेजॉरिटी लोग जो है जब रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, तो आप कैसे जो है मास मीडिया का इस्तेमाल करके उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, उन तक किसी इनोवेटिव आइडिया को पहुंचा सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड चैलेंजेस, की क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके लंबे समय तक आपके चलते रहे, उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या उसकी कंसेप्ट है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और इसमें और जो ऐड ऑन करने के लिए है वो है रीसेंट एडवांसेस इन कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग की लाइफ में इस टाइम लैक कर रही है वो कम्युनिकेशन है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है, उनका हल आप कम्युनिकेट करके जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाया जाए कि आपका जो मैसेज है वो सही टारगेट ऑडियंस जो है उस तक थ्रू प्रॉपर चैनल एंड इन अ प्रॉपर वे पहुंचाया जा सके, और इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, और उसके लिए किस तरीके से क्या मटेरियल डेवलपमेंट या क्या टेक्निक डेवलप करी जाए जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दैट वाज regarding your syllabus which you will be covering in your pre-PhD course. Now next I am coming to my topic which will be more of an interactive session, or I'll be telling you basics today regarding nutritional status, what exactly it is और क्या चीजें हैं जो आजकल के
टाइम में हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस दिन पर दिन जो है खराब होता चला जा रहा है। बेसिकली क्या होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस? न्यूट्रिशनल स्टेटस बेसिकली कंडीशन ऑफ हेल्थ है किसी भी इंडिविजुअल की, जो कि इन्फ्लुएंस होती है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कंज्यूम्ड। आप क्या खाते हैं उससे आपकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है। उसको असेसमेंट करने के बहुत तरीके होते हैं। आपने सुन रखा है कि जैसा खाओगे वैसे बन जाओगे, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, तो या तन। तो आप क्या खा रहे हैं वो आपको कैसा बना रहा है, और आप किस तरीके से उसमें चेंजेस लाके, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला करके आप अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छा कर सकते हैं, ये आप इसमें पढ़ेंगे। मेथड्स आपने पढ़े हैं, हम ऐसे ही अभी नाम ले रहे हैं, डिटेल हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपको पता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को जो है बेसिकली एसेस करने के लिए आपके 4 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला एंथ्रोपोमेट्री होता है, जिसमें शारीरिक माप, जिससे अंतर्गत आप हाइट फॉर एज या हाइट फॉर वेट या फिर आपका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस या हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, इस तरीके की चीजें देख रहे होते हैं। ये नापने के लिए कि क्या वाकई में जो आप भोजन खा रहे हैं वो आपको वो उतना उचित पोषण दे पा रहा है जो आपके बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा हो। इसके अलावा बहुत आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस आप एक चीज से नहीं पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि अगर हमने इस रूम में एंट्री ली और हम आपसे पूछें कि आपको एसेस करना हो कि आपके हिसाब से मेरा न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, डू आई बिलोंग टू अ हेल्दी कैटेगरी और माई न्यूट्रिशनल स्टेटस इज नॉट अप टू द मार्क, तो आप में हमको हमारी में क्या चीजें देखेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे द वे आई एंटर द क्लासरूम, आप एम आई अलर्ट, आप मेरी स्किन का टेक्सचर देखेंगे, आप मेरी आंखों की चमक देखेंगे, आप हमारे नाखून, हमारे हेयर का टेक्सचर, हमारी जो है कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा स्टेमिना, हमारा एनर्जी लेवल, ये सब हमारे जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो आप देखते हैं। आप उसके हिसाब से असेस करते हैं। यस, इफ आई एम अलर्ट, आई अपीयर टू बी जॉयफुल, आई एम हैप्पी, आई एम एबल टू फोकस ऑन थिंग्स, आई एम एबल टू कंसंट्रेट, आई डोंट गेट टायर्ड सून एंड माई स्किन इज नॉट पेल, तो आपको लगेगा कि आई बिलोंग या माई न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अप्रोप्रिएट। आप मेरा असेसमेंट उस हिसाब से करेंगे। तो एक अपने आप में तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशनल स्टेटस को जज करने का, ये हमने आपको बताया कि एंथ्रोपोमेट्री हो सकता है जिसमें शारीरिक नाप होती है। उसके अलावा क्लिनिकल सिम्टम्स जो अभी हमने जैसे आपके बोले कि स्किन कलर, स्किन का आपका टेक्सचर, उसकी चमक, हेयर कलर, कलर नॉट एग्जैक्टली बाय कलरिंग, आई डोंट मीन कि कलरिंग ऑफ हेयर मीन्स आपको वो कैसे लग रहे हैं, उनका टेक्सचर कैसा लग रहा है, वो शाइन है उनमें कि नहीं है, और वो भूरे तो नहीं है, डल तो नहीं है, या हमारी आंखें कैसी हैं, इस तरीके की चीजें आप देख करके एसेस करते हैं। अगला आप असेसमेंट लेवल पे जाते हैं, तो अगर मान लीजिए तब भी चीजें नहीं समझ में आ रही होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी स्किन आपको पेल लग रही होती, तो येलोइश लग रही होती, तो आप सोच सकते हैं उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने उपटन लगाया हो जिसमें हल्दी पड़ी हो और उसको सोप से नहीं धोया हो, तो मेरा फेस आपको येलोइश कलर का लग रहा हो। ये भी हो सकता है कि मुझे जॉन्डिस हो रहा हो, ये भी हो सकता है मैं एनीमिक हूं, मेरे रक्तदाब, मुझे खून की कमी हो, जिस कारण से जो है क्या बोलते हैं कि मेरा फेस पेल लग रहा हो आपका, या येलोइश कलर की मेरी स्किन दिख रही हो। तो अब इस जब देखने से क्लिनिकल, उससे तो बस आपने ये बोल दिया कि हमारी स्किन जो है येलोइश कलर की थी, पर अब कारण कैसे पता चलेगा? इज इट ड्यू टू
इंक्रीज इन बिलिरुबिन कंटेंट, या एसजीपीटी हमारा बढ़ा है, हमें जॉन्डिस हो रखा है, या मेरा हीमोग्लोबिन कम हो रखा है, इसलिए जो है हमारा येलो कलर स्किन का दिख रहा है। तो उसको जानने के लिए और फर्दर इसको इम्प्रूव करने के लिए कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, या हमको जो ये सिम्टम्स आपको क्लिनिकल सिम्टम्स दिख रहे हैं, हमारे क्लिनिकल साइंस रादर हम उन्हें बोलेंगे, जो आपको दिख रहे हैं, वो जो है आपको वो उसको पता करने के लिए फर्दर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस एसेस करने का अगला स्टेप होता है वो होता है हमारा बायोकेमिकल एंड लैब इन्वेस्टिगेशन। तो प्रयोगशाली निरीक्षण जो है आप कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपका फिर उससे पता चल जाएगा आपको कि अगर स्किन येलो कलर का डिस्कलर आपको कलरेशन दिख रहा था, तो वो आप जब ब्लड टेस्ट कराएंगे या यूरिन एग्जामिनेशन या स्टूल टेस्ट, उन सब से क्लियर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी है, कि एसजीपीटी बढ़ा है। तो इस तरीके से ये एक थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप जो होता है किसी भी न्यूट्रिशनल स्टेटस का, वो होता है डाइटरी सर्वे, कि हम क्या खा रहे हैं। उसमें भी अलग अलग मेथड्स होते हैं डाइटरी सर्वे के। 24 आवर्स रिकॉल डाइटरी मेथड होता है, या आपका डायरी मेथड होता है, इन्वेंट्री फूड इन्वेंट्री मेथड होता है। इनके डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके अलावा आपसे अगर हम पूछें कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, तो आप बहुत जल्दी हमको बता देंगे कि क्या है। आप कोई बच्चा बताएगा पिज्जा अच्छा लगता है, कोई कहेगा पास्ता अच्छा लगता है, किसी को छोले भटूरे। पर अगर हम ये पूछें कि कोई दो ऐसे पौष्टिक चीजों के नाम बताइए जो आपके नाम से शुरू होती हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उनके बारे में सोचने में। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। जैसे सपोजिंगली मेरा नाम अर्चना, तो कोई चीज आ से जो बहुत पौष्टिक हो, आंवला, अमरूद, अनानास, आम, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके अलावा अंडा। मान लीजिए हम कहें कि शुरुआत मेरे नाम की जिस शब्द से होती है उससे कोई आप पौष्टिक चीज बनाइए, और अंत भी जो आपका है शब्द आपके नाम का, उससे भी पौष्टिक कोई चीज बताइए जो खाने में आपके लिए हेल्दी हो। जैसे सपोजिंगली मेरा नाम अर्चना, तो आ से शुरुआत हमने बता दी, खत्म भी वो आ पे हो रहा है, ARCHANA, तो या ARCHNA, तो ए। फिर वही हम आपको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। अप्पे जो आप बनाते हैं, छोटी छोटी इडली टाइप के, न्यूट्रिशियस होते हैं, वो दाल और चावल के मिलने से बनते हैं। आपका जो है आमरस या मैंगो शेक, तो बहुत सारे ऐसी चीजें, अंकुरित दालें। तो आपको लेकिन सोचना पड़ता है। जबकि अगर हम ये पूछे कि कल आपने कौन सा रंग का सूट पहना था, आप फटाक से जो है तुरंत बता देंगे। वो क्यों? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो आप बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं उसमें। अगर आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं तो आप फिर सोचते हैं कि आपने संतुलित आहार आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। आपको बेसिक फूड ग्रुप्स का आइडिया होता है, तो आपको पता है कि अगर एक एनर्जी देने वाला कोई जो आप तत्व अपनी बॉडी में ले लें, जिसके अंतर्गत आपको पता है कार्बोहाइड्रेट आते हैं, वसा आते हैं, तो आप सीरियल कोई ग्रुप ले लें उसमें से, या आप एक बॉडी बिल्डिंग वाला जिसके अंतर्गत प्रोटीन आता है वो आप ले लें, या और साथ ही आप सुरक्षात्मक तत्व जिसके अंदर सब्जी और फल आते हैं। तो हर ग्रुप में से अगर आप एक चीज का चुनाव कर लेंगे अपने मेन मील में, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट में आप एक सीरियल ग्रुप में से सपोजिंगली आपने लिया पराठा, आटा सीरियल हो गया, तो वो हो गया आपका पराठा, और आपने उसमें साथ में आपने 1 कप कॉफी ले ली, और आपने वो जो कि प्रोटीन वर्क से हो गया, और आपने सुरक्षात्मक में मान लीजिए सोया मेथी इस टाइम आ रही, तो सोया मेथी की सब्जी। तो ये आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो गया, जिसमें एनर्जी गिवर भी है, विच इज बॉडी प्रोटेक्टिंग ऑल्सो, एट द सेम टाइम इट इज बॉडी बिल्डिंग टू, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कंटेंट इन मिल्क। तो आप को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, पर आपको जब भी आप अपने भोजन के बारे में सोचते हैं तो 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखिए। रिमेम्बर 3 इडियट्स। 3 इडियट्स पिक्चर देखिए ना, तो वैसे ही हमारे भोजन के 3 इडियट्स हैं। अगर आप इनको कंट्रोल कर लें तो बहुत कुछ आप अपने बॉडी को
के या अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। ये 3 EDS भोजन के क्या हैं? पहला शुगर, दूसरा सॉल्ट और तीसरा आपका जो वो है फास्ट फूड, जितने भी आपके प्रोसेस्ड फूड है। तो अगर आप संतुलित मात्रा में चीनी खाएं या आप जितना जरूरी है उतना नमक खाएं, उसका एक्सेस ना हो, या फास्ट फूड का कंजम्पशन मिनिमम करें अपने उसमें, तो आप जो है हेल्दी रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं होंगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होगी। तो जैसे आपने पिक्चर देखी थी 3 इडियट्स, तो उसमें जो क्या था कि कामयाबी आपके पीछे आएगी। तो बस एग्जैक्टली कामयाबी नॉट इन द फॉर्म ऑफ करियर, आपके शारीरिक रूप से जो है आपको हेल्दी रखने की में आप कामयाब होंगे। तो आपको इन 3 जो है इडियट्स जो हमने बताए हैं, इनको आपको बेसिकली अवॉइड करना है। लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड नॉट मेडिसिन बी योर फूड। इसका मतलब क्या है कि आप जो भोजन खाएं वो अपने आप में दवाई हो, ना कि दवाइयां आपकी भोजन हो कि सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट के संग 4 गोली निगल रहे हैं, लंच में 4 निगल रहे हैं और 4 रात के डिनर में खा रहे हैं। बल्कि ऐसा भोजन खाएं जो खुद ही आपके लिए जो है विच इज लाइक मेडिसिन। फूड, लेट फूड बी योर मेडिसिन, कि भोजन ही आपका जो मेडिसिन जैसा काम करे, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, आपको प्रोटेक्टेड रखे, आपको कोई बीमारी ना होने दे और आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करके रखे। आप जानते हैं कि हेल्थ बेसिकली क्या होता है? हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड योर लाइफ स्टाइल। पोषण और आपकी जीवन शैली, इन दोनों का सम्मिश्रण होता है बेसिकली हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए आपको पता है कि आपको बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना है, जैसा अभी भी हमने आपको पहले बताया। तो उसमें वही है आपका एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड आपको खाना है। आपको एक चीज और बहुत ध्यान रखनी है बच्चों, आप होम साइंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चीज हम आपको एम्फेसाइज कर रहे हैं बहुत बार बार कि गो फॉर 3 चीजें ध्यान रखिए। पहली चीज, स्थानीय भोजन का इस्तेमाल, लोकल फूड। लोकल फूड इसलिए क्योंकि जो भी लोकल फूड होगा वो बहुत इजीली, आसानी से उपलब्ध होगा। अब आप देखते हैं जैसे आजकल तो हर चीज प्रिजर्वेशन के थ्रू लंबे सब साल मिलती है, पूरे साल मिलती है। आपको अमिया भी इस सीजन में मिल जाएगी प्रिजर्व करी हुई, सोया मेथी थ्रू आउट द ईयर मिलेगी। पर जो है क्या बोलते हैं, जो भी चीजें पूरे साल अपने सीजन से ना होकर के मतलब पूरे साल आ रही हैं तो प्रिजर्व है। प्रिजर्वेशन में किसी न किसी तरीके का पौष्टिक तत्वों का हनन होगा ही होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले लोकल चीजों का इस्तेमाल करिए, मतलब स्थानीय भोज्य पदार्थ जो आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल है, तो वो आपको पौष्टिकता से भी परिपूर्ण होंगे, बहुत आसानी से उपलब्ध होंगे, आपको इधर उधर उनके लिए भागना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज है कि जो है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इंक्लूड देम अ लॉट इन योर डाइट। क्योंकि जो भी चीज मौसमी फल और सब्जी जो भी आप सीजनल होगी, बहुत अवेलेबल होगी, अबंडेंटली होगी, चीप होगी, सस्ती होगी, आसानी से उपलब्ध होगी, पौष्टिक तत्व से भरपूर होगी। तो ऐसी चीज जो आपकी सस्ती है और पौष्टिकता से भरपूर है, तो क्यों नहीं आप उसे डाइट में इंक्लूड करें, क्यों वो चीज खाएं जो प्रिजर्व्ड होकर के आपको मिल रही है। तीसरी चीज है ट्रेडिशनल फूड, पारंपरिक भोजन जो हमारा है, जो पुराने जमाने का हमारे जो पहले के भोजन है, वो जरूर हमको अपने उसमें इंक्लूड करते रहने चाहिए। आप देखते हैं जाड़ा आ रहा है, मम्मियां गोंद, तिल, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल जो है करती हैं, या मेवे से बने हुए लड्डू, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करती हैं। तो आपको लोकल, सीजनल, ट्रेडिशनल फूड, इन चीजों को एनकरेज करना है इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसके अलावा बेसिकली आप देखेंगे हेल्थ होता क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर बॉडी, कि आप कैसे अपनी शरीर की केयर करते हैं। आपकी हेल्थ भी तभी आपकी केयर करेगी जब आप अपनी केयर खुद करेंगे। आप इतना ज्यादा हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस फूड हम लोग खा रहे होते हैं आजकल, और पैकेट बस खोला खाना शुरू हो गए।
तो ये चीज ध्यान रखिए कि जैसे जैसे पैकेट खुलता है वैसे वैसे पेट फूलता है। तो आप जितना ही प्रोसेस फूड या पैकेट वाले फूड, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो आपके टेट्रा पैक में जूसेस हो, वो खोलते हैं और खाते हैं, तो तैयार रहिए, आपका पेट फूलना जो है निश्चिंत है। तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितनी भी कैलोरीज हैं दे शुड बी टेस्टेड और नॉट वेस्टेड। आप जो भी भोजन के थ्रू आप कैलोरी आपको मिल रही है वो आपको वेस्ट नहीं करनी है। और इसके अलावा आप बहुत सारी आजकल आप देखते हैं डाइट्स अवेलेबल हैं, पेलियो, कीटो, व्हाट नॉट, वीगन डाइट एंड व्हाट नॉट, इतने आ रहे हैं। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, ये आपको कहीं कोई नहीं बताता होगा, आपने किताबों में भी नहीं पढ़ के आए होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा अडॉप्ट अ डाइट विच इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब समझते हो, टिकाऊ। जो डाइट तुम 2 साल पहले खा सकते थे वो 10 साल बाद भी खा पाओ। क्या आप डाइटिंग कर रहे होते हैं और हम आपको उबले खाने पे ले आए, तो आप 4 महीने खा लोगे, 5 महीने खा लोगे, उसके बाद एक दिन झक मार के छोड़ दोगे, कहोगे नहीं भाई अब हमसे नहीं हो सकता। तो बिकॉज दैट इज नॉट सस्टेनेबल। तो ऐसा भोजन, जो ऐसी डाइट जो सस्टेनेबल है, वो 2012 में भी आप खा सकते थे, 2021 में भी, 2025 में भी खा पाए, वो आपको खानी है। तभी आप जो है क्या बोलते हैं उसको कंटिन्यू रख पाएंगे, वरना डिसकंटिन्यू रख देंगे और अपने आप को न्यूट्रिएंट से डिप्राइव भी करेंगे। इसके अलावा जो है ऐसी एक्सरसाइज के लिए भी है कि ऐसी एक्सरसाइज जो एडेप्टेबल हो, जो रोज चलती रहे। जिम आप कितना टाइम ज्वाइन कर लेंगे, आप शुरू में जाएंगे, मन करेगा, फिर आपका फिर मन नहीं करेगा। तो कौन सी चीजें ऐसी हैं, जैसे योगा हुआ, वॉकिंग हुई, ये ऐसी हैं जो बिना पैसे खर्च करे आप रोज अपने, ये आपके कोई टाइम नहीं है, कभी भी सुबह टाइम है तो सुबह करिए, शाम को टाइम है तो शाम को करिए, खाना खाने के बाद रात में वॉक करिए, किसी भी टाइम। तो ये एक्सरसाइज भी वही फॉलो करिए अपने रूटीन में जो कि चलती रहे। चाहे आपको हमने कहा योगा करिए, ये एक्सरसाइज भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट कर रहा होता है। फॉर गुड न्यूट्रिशन लेवल या स्टेटस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जीवन शैली में अपने बदलाव करें, बैलेंस सस्टेनेबल डाइट लीजिए, हाइजीन मेंटेन करिए, स्लीप एडिक्वेसी। इस टाइम आप देख रहे हैं कि बहुत हमारा स्लीप पैटर्न बच्चों का, स्पेशली आप जैसे बच्चों का बदल गया। रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। इस रात में जगने से जो है आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसमें कि आपका नाइट ईटिंग सिंड्रोम है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, जिसमें आप रात में फिर जब जगेंगे तो ऑब्वियसली भूख लगेगा, तो आप उल्टी सीधी चीजें खा रहे होते हैं, जिससे फिर मोटापा बढ़ रहा है। और इसके अलावा 3 S हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज स्लीप क्वालिटी, आपको एक अनइंटरप्टेड 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है शेड्यूल पे। आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको अपने आप को तनाव मुक्त रखना है। उसके अलावा जो है अवॉइड टू मच ऑफ सिटिंग, सारा टाइम बैठ करके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल नहीं। आपको थोड़ी थोड़ी देर में जो है अपनी एक्टिविटी कोई ना कोई करते रहनी है, जिसमें आपको थोड़ा फिजिकली आपकी बॉडी जो है एक्टिव रहे। इसके अलावा अपनी डाइट में सुपर हीरो या साइलेंट हीरो का नाम आपने जरूर सुना होगा। आपने साइलेंट हीरो या सुपर हीरो के नाम के रूप में उसका नाम नहीं सुना होगा, पर वैसे आपने जरूर सुना होगा उसका नाम। वो है आपके आहारी रेशे, डाइटरी फाइबर्स। These fiber, they are very important for our life. They are our silent hero. प्रकृति ने हमें जितने भी चीजें खाने के लिए दी हैं उन सब में फाइबर डाला है। इसीलिए आप देखिए, जब लोग जहां पर जमीन खेतों से जुड़े हैं वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वो फाइबर रिच चीजें होती है, बहुत प्रोसेसिंग वहां नहीं हो रही होती है, तो ये ज्यादा वो अपने भोजन में ले रहे होते हैं। ये हमारे गट हेल्थ को, जो हमारे आमाशयिक आंतरिक मार्ग को जो है बहुत स्वस्थ रखते हैं, हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को, जो क्रमाकुचन गति है जो आपके जो है आपके आमाशय या आंतरिक मार्ग की जो
मांसपेशियां हैं उनके सिकुड़ने और फैलने को हम लोग कहते हैं क्रमाकुचन। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को एनहांस करती हैं, तो कब्ज से हमें निजात दिलाती हैं। हमारे ब्लड शुगर को जो है कम करती हैं, करता है ये रेशे या साइलेंट फाइबर। या हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी जो है, हमारे कब्ज से भी हमें निजात दिला रहा होता है। होल ग्रेन हमें बहुत इस्तेमाल करने चाहिए। मोटा अनाज, जौ, मक्का, बाजरा, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हमको बहुत सारे जो सुपर हीरो या फाइबर मिलेगा, और हमको ये बहुत सारी चीजों से हमारी क्रेविंग, हमारी जो ये, क्योंकि भोजन को भार देते हैं, हमारी एपिटाइट को कम करते हैं, जिसके कारण हम खाना कम खाते हैं, और ये जो है हमको हेल्दी रखते हैं। तो हम अपने डाइट में सैलेड इंक्लूड करें, क्योंकि ये हमें समुचित अनाज, समुचित दालें, समुचित फल सब्जियों से प्राप्त हो रहे होते हैं। नट्स इंक्लूड करें अपने डाइट में, अंजीर, खजूर, बादाम। आजकल बीज जो है, चाहे वो खरबूजे का बीज हो, कद्दू का हो, आपका पंपकिन सीड जिसको कहते हैं, फ्लैक्स, अलसी, या आपका सीजम, तिल, इन सबको आप मिला करके एक बोतल में भर करके कांच की अपनी टेबल पे रखिए, बस 1 चम्मच खाइए। दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनमें होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये आपको फाइबर भी रिच होते हैं, तो ये आपको जरूर खाने हैं। आप देखते हैं कि जब भी आपके इसके अलावा आप अपने एक स्लीप पैटर्न जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपके अगर नींद आप ठीक से नहीं लेते हैं तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्पेशली ग्रेलिन जो कि हंगर हार्मोन है, और लेप्टिन जो कि सटाइटी हार्मोन है। एक हमको भूख के बारे में बताता है, दूसरा संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये दोनों हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस कारण से हमारा पूरा फूड पैटर्न बदलता है। तो जब फूड पैटर्न गड़बड़ाएगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल स्टेटस भी हमारा गड़बड़ाने लगता है। इसके अलावा जो है हमको आप देखते हैं कि जब भी आप के मोबाइल में, जब आपकी मोबाइल में आपकी बैटरी जब ब्लिंक करने लगती है तो आप क्या करते हैं, चार्जर उसमें लगा देते हैं ना। ये तो नहीं करते हैं ना कि मोबाइल को कुछ और तरीके से आप चार्ज करने लगे। तो इसी तरीके से हमारा शरीर भी है कि अगर हमारा शरीर में क्रेविंग हो रही है अनहेल्दी चीजों के लिए, तो हमको उनको अनहेल्दी चीजें नहीं देनी है, हमको हेल्दी ही चीजें देनी है। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस डाइट जो है लेनी है आप। इसके अलावा विटामिन का नाम आपने बहुत सुना है, आपको पता है वाटर सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, पर एक विटामिन एन जो बहुत प्रचलित हो रहा है वो आपने शायद नहीं सुना है बच्चों, वो है विटामिन नेचर। आपको किसी भी, आप प्रकृति के सानिध्य में, चाहे पार्क में टहलिए, चाहे आप पहाड़ों पे जाइए, या आप खुले वातावरण में जाइए जिससे कि आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके, विच कैन मेक यू हैप्पी। क्योंकि अगर आपको ना सिर्फ आंखों को सुख देती है, बल्कि आपकी जो आप ऑक्सीजन आपको जब फ्रेश मिलती है तो आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है, जिस कारण से आप हैप्पी फील करते हैं। तो आपको विटामिन एन जो है, विटामिन नेचर को जरूर थोड़ा लेना है, दिन भर में थोड़ा टाइम जरूर जो है बाहर टहलें। इसके अलावा आपको पता है इंडियन स्पाइसेस, हमारी जो दादी माँ के नुस्खे थे, हमारे दादी माँ का जो किचन रसोई घर था, वो जो है उसकी में बहुत दम था, और खा के हल्दी, लहसुन, अलसी बढ़ाते रहे अपनी रोग क्षमता। हमने कोरोना में भी प्रूव कर दिया कि जो है हमारी रसोई में, इंडियन रसोई में बहुत क्षमता है। जो है चाहे वो आप अजवाइन लीजिए, चाहे आप लौंग लीजिए, चाहे आप हींग का इस्तेमाल करिए, चाहे आप दालचीनी लीजिए, चाहे आंवला हो, इस तरीके की चीजें जो है आप जायफल लें तो वो अच्छी नींद आपको दे रही होती है। आप देख रहे हैं कि अगर गोल्डन मिल्क या जो है आपके येलो दूध, या जो आपका हल्दी वाला दूध है, इतना अच्छा जो है अभी उसको यूज करा गया है फॉर कोरोना, तो आपके कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें मैजिक है। तो ये हमको अपने जो हमारी डे टू डे खाने वाली चीजें, हमारे जो इंडियन स्पाइसेस हैं, उनका यूज करने से भी हम लोग जो है अपने आप की अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं, जैसे हमको हमेशा राइट फूड, हमेशा हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड का चुनाव करें, हमेशा भोजन बहुत अच्छे से
च्यू करें, बहुत अच्छे से चबा चबा के खाएं, मोबाइल को बगल में रख करके खाना नहीं खाएं, लिमिटेड फैट खाएं, अवॉइड फ्राइड फूड। हाँ, लेकिन बच्चों एक चीज जो आजकल के यंग बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम घी नहीं खाते। वो सब करीना कपूर टाइप जो अपनी फिगर के चक्कर में अपने आप को डिप्राइव करते हैं न्यूट्रिएंट से। देशी घी नहीं खाएंगे, जबकि देशी घी जो हमारे घुटनों से ठक ठक की आवाज आने लगती है ना, या चट चट हड्डियां जो उठने बैठने पर होती हैं, तो वो इसीलिए जो हो रही हैं गड़बड़, क्योंकि हम सब लोग न्यूट्रिएंट्स बहुत प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। हम दादी माँ हमारी रोज कहती थी कि 1.5 से 2 चम्मच रोज देशी घी, उनकी देखिए वो आज के वो कितनी सॉलिड होती थी, कितने काम करने में उनको क्षमता थी, वो आपके उनकी मेंटल अलर्टनेस, उनकी फिजिकल अलर्टनेस, उनके काम करने की क्षमता इतनी ज्यादा हमसे होती थी, क्योंकि वो इस तरीके के भोजन का इस्तेमाल करती थी। तो देशी घी हमको जरूर अपनी डाइट में खाना चाहिए, क्योंकि वो इंक्लूड करना चाहिए। स्पेशली यंग गर्ल्स को तो जरूर से डाइटिंग आपको नहीं करनी है, और जो फ्यूचर मदर हैं तो आपको तो इस बात का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी डजंट मीन्स कॉस्टली, इट शुड बी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी, क्योंकि सिर्फ पैसे खर्च करके जो है आप हेल्दी डाइट नहीं खा सकते हैं, उससे आप पिज्जा बर्गर ज्यादा खा सकते हैं। आप अगर अपने थोड़ी सी भी अपने होम साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, न्यूट्रिशन की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए जो है आप फूड ग्रुप से चयन सही करते हैं, तो आप एक संतुलित आहार आराम से कम पैसों में जो है प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको पता है। इसके अलावा जो है आपको अगर आप देशी घी खाते हैं तो वो आपके लुब्रिकेशन का काम करता है जॉइंट्स के, तो इसलिए जरूर खाना चाहिए आपको। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हेल्दी एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए, अपने जो है लाइफस्टाइल में लॉट्स ऑफ फ्लूइड कोशिश करनी चाहिए कि एक दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी या पेय पदार्थ हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत अच्छा वो टॉक्सिक जो है आपके बॉडी की टॉक्सिसिटी को बाहर करने में हेल्पफुल होता है, मीन्स विषैले पदार्थों को निकालने में हेल्पफुल होता है। जो है हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आप फास्ट फूड नहीं खाइए, क्यों आप खाइए, लेकिन अगर आप 5 दिन हेल्दी फूड खा रहे हैं, अंकुरित दालें खा रहे हैं, आप जो है सारे प्रोटीन अच्छे खा रहे हैं, आप सब्जियां और फल खा रहे हैं, तो आप 6वें 7वें दिन फास्ट फूड खाइए, नॉमिनल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप 5 दिन बहुत न्यूट्रिशियस फूड खाइए। सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि सीरियल्स में अगर अनाजों में कोई आवश्यक अमीनो अम्ल कम है तो वो दालों में आपका है। तो आप हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे, साइंस नहीं उन्हें पता था, फिर भी हमारे यहाँ दाल चावल एक साथ खाने का कंसेप्ट था, क्योंकि दाल चावल जब मिला के खाते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। और अगर अलग अलग खाते हैं तो दाल अपने आप में मिथ्योनिन नहीं होता है, उसमें जो आवश्यक अम्ल आपको पता ही है बात, और चावल में लाइसिन नहीं होता है, पर दोनों मिला करके खाने से, तो इस तरीके की चीजें हमेशा कॉम्बिनेशन में खाइए फूड को। कोशिश करिए कि वेजिटेबल प्रोटीन जो इनकम्प्लीट होते हैं उनके साथ जो है कुछ एनिमल प्रोटीन जरूर, जैसे दही या छाछ, इस तरीके की थोड़ा सा खा लीजिए, तो आपके जो है प्रोटीन वो कंप्लीट हो जाएगा। अपने आप को गिव योरसेल्फ अ कलरफुल ट्रीट, मतलब पचरंगा भोजन। तो पचरंगा भोजन मीन्स कि आप कैसे रंग ला सकते हैं, आप डिफरेंट रंग की सब्जियां, कि जो हरे रंग का अगर मान लीजिए आप खा रहे हैं सोया मेथी या पालक खा रहे हैं तो पीले रंग की दाल है, तो सफेद रंग की मूली है तो लाल रंग का टमाटर है। तो इस तरीके का अगर आप भोजन, तो अट्रैक्टिव भी होगा, एट द सेम टाइम बहुत न्यूट्रिशियस होगा, तो आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को जो है वो और एनहांस करेगा। इसके अलावा जो चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, वो आपने, हाँ एक चीज बच्चों हम भूल गए बताना आपको, रागी के बारे में। आपने इस टाइम रागी के बारे में बहुत सुना होगा। रागी साउथ इंडिया में बहुत यूज होता था, अब उसकी इट इज रिच इन कैल्शियम, रिच इन फाइबर, विटामिन डी, ग्लूटेन फ्री होता है, तो अब वो बहुत, उसको फिंगर मिलेट भी लोग बोलते हैं, नाचनी भी बोलते हैं, तो वो बहुत अब यूज होने लगा है। तो इस तरीके की जो चीजें हमने कहा, मोटे अनाज
का इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ रागी, इस तरीके की चीजें जो इस्तेमाल करिए। अब जाड़े आ रहे हैं तो कुछ विंटर जो सुपर फूड्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं, हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उनको जरूर यूज करिए। आपको जैसे ये बाजरा हुआ, गोंद हुआ, हरी सब पत्तेदार सब्जियां हुई, आपका तिल हो गया, मूंगफली हो गई, ये सब प्रोटीन में, एसेंशियल फैटी एसिड्स में, घी हो गया और गुड़ हो गया, ये सब जो है आपको, गुड़ बहुत अच्छा स्रोत होता है लौह तत्व का। और इस टाइम बस गुड़ की भेली खाना खाने के बाद खाली, वो आपके लौह तत्व की पूरी आवश्यकता को पूरा कर देगा। आपको पता है कि आयरन कंटेंट बढ़ाना है तो लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करिए जो है आपके आयरन कंटेंट को बढ़ा दें। आपको हम कोविड टाइम है, आप हमारी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, हम लोग फिजिकली कम एक्टिव हैं इस टाइम, जॉइंट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जोड़ों की समस्या लोगों में बढ़ रही है, वेट गेन हो रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही है कि जो विंटर सुपर फूड हमने बताए हैं उनको आप अपनी बॉडी में इंक्लूड करें। अभी प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक आपको जो हमने बताया, जो कि ये जो है आपके जो प्रोबायोटिक हमने बताया कि जो जीवित माइक्रोब जिनके सेवन से मानव शरीर में जरूरी तत्व सुनिश्चित होते हैं, उनको इंक्लूड करना हमें बॉडी में, हमें अपने खाने में। और प्रीबायोटिक जो है अच्छे बैक्टीरिया के लिए जो पोषण हमने शुरू में भी आपको बताया था, उनको आपको इंक्लूड करना है। कोशिश करिए डिनर बाय 8 साढ़े 8 तक खा लीजिए। हमेशा सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत आपको इट शुड बी लाइक प्रिंसेस, एक राजकुमारी जैसा, क्वीन जैसा करिए। दोपहर का लंच मिडिल मैन जैसा, एक आम आदमी जैसा। और हमेशा रात का डिनर आपको एक गरीब निर्धन व्यक्ति जैसा करना है, मतलब हमेशा लाइट कुछ खाना है रात में, और इजी टू डाइजेस्ट कंप्लीट फूड लीजिए। इसके अलावा जो है आपको माइंडलेस ईटिंग जो है अवॉइड करनी है, कि फ्रिज में रखा है तो बस अपने आप को डस्टबिन समझा, फ्रिज से निकाला और उसको ले लिया, ऐसा नहीं करना है। रियल जूस नहीं पीजिए, फ्रेश फ्रूट जितने खा सकते हैं ऐसा बिना जूस निकाले वो पीजिए, वो आपको रेशे भी देंगे और उनकी पौष्टिकता भी ज्यादा होगी। और अच्छी इम्यूनिटी के लिए प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, आयरन, मिनरल्स, इन सब चीजों को। आपने देखा कि जो हम देते हैं नेचर हमको वही वापस देता है। इतने दिनों से हो रहा था बैन प्लास्टिक, पर हम नहीं सुन रहे थे। अल्टीमेटली प्रकृति को गुस्सा आई और उसने हमको जो है पीपीई किट के फॉर्म में प्लास्टिक पहना दी, तो अपना बदला ले लिया, जैसे को तैसा कर दिया। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बॉडी इम्यूनिटी के साथ साथ बच्चों मेंटल इम्यूनिटी का भी ध्यान, वो भी बढ़ानी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी बहुत डिस्टर्ब हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड। कोविड के टाइम में बहुत मेंटल हेल्थ हमारी इफेक्टेड हुई। रोज हम बहुत भयभीत रहे, लोगों की फैमिली में बहुत मिसहैपनिंग्स हुई। फिर हमारा हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारा निकलना बैठना खत्म हो गया, हम अपने कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, चीजें बहुत शेयर नहीं हुई, तो लोगों में डिप्रेशन, लोगों में एंजाइटी लेवल और बढ़ता चला गया। तो इसलिए इस टाइम राइट एट द मोमेंट, for good nutritional status, we have to be aware not only about our physical health but about our mental health also. Mental health issues बढ़ते जा रहे हैं तो उनको it is to be taken care of. वर्तमान में रहने का प्रयास करिए, माइंडफुलनेस होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। जैसे हम मोबाइल को रीसेट करते हैं, इस कोरोना टाइम में हमको अपनी लाइफ को भी रीसेट करना है, अपनी आदतें बदलनी है, अपनी प्रायोरिटीज बदलनी है, ताकि जिंदगी संतुलित रहे, सहज रहे। लचीला रुख, फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को रखनी है, लचीला रुख अपनाना है, और तब अगर हम वो अपनाएंगे तभी जो है हम खुद को मोड़ पाने में सफल होंगे। और हमारी ये जो रेस्ट्रिक्शन है, सामाजिक दूरी है, हमें कुंठित कर रही है, उत्साह में हमारे कमी ला रही है, हमारा व्यवहार जो है अब उसमें भी परिवर्तन ला रही है। तो हमें अब जो है संतुलित रहना होगा, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और चीजें सिर्फ रैट रेस में हमको नहीं शामिल होना है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमको बल्कि ऐसी चीजें
जो हमको स्वस्थ रखें उनका उपयोग करना है। और ब्रेन को, जैसे अब आप एग्जाम आपको देना होता है तो कुछ चीजें हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्दी होती हैं। उसमें जो है आपको ब्रेन को फोकस करने में या एनर्जी जनरेट करने में बहुत अच्छी होती है। तो भीगे हुए बादाम खाइए, आप अखरोट भिगोकर, ओमेगा 3 के बहुत अच्छे हमने बताया था आपको, वो है सीड्स। अभी हमने बताया कि जो है आप अलसी खाइए, तिल खाइए, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स खाइए। वो आपको नेचुरल शुगर देंगे तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, जो आपको आपके माइंड को अलर्ट लंबे समय तक रखेगी। तो आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीजें अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे और फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके बॉडी में जब आपको क्रेविंग हो रही होती है तो ये एक साइन है, आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही होती है तो बेसिकली ये साइन होता है जो बॉडी सिग्नल दे रही होती है कि हमारी बॉडी में कुछ मिसिंग है। तो वो बेसिकली क्या होता है, लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमें सब्जियों और फलों से मिल रहे होते हैं। ये जब हमारी बॉडी में कम होते हैं तो हमको क्रेविंग, कुछ खाना है वाली इच्छा हो रही होती है। तो आपको जो है तब या आपको सब्जियां और फल ज्यादा इंक्लूड करनी है अपने उसमें, जैसा हमने आपको बताया। इसके अलावा जो है आपको जो बहुत प्रोसेसिंग को अवॉइड करना है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड हैं उनको नहीं लेना है, ये हम आपको मैदा अवॉइड करना है। और इस टाइम आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा एक चीज और बच्चों में देखने को, स्पेशली यंग गर्ल्स में, हमने शुरू में भी नाम लिया है शायद, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो है आपकी सिस्ट है, वो आपको बहुत कम क्यों दे, क्योंकि उसके 2-3 कारण है कि हमारी डाइट गड़बड़ा रही है, हम बहुत प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल में बच्चे रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, तो ये पीसीओडी बढ़ती जा रही है यंग गर्ल्स में। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जिसके कारण से फ्यूचर में लड़कियों में इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस कारण से बांझपन बढ़ सकता है, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसका कोई उपाय ही नहीं है पीसीओडी का। उसके लिए सिर्फ आपको एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल, सिर्फ यही 2 चीजें हैं जिनके आधार पर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और तो आपसे मेरी यही अपील है कि सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करते हुए बहुत सारे फल और सब्जियों को इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, कम प्रोसेस फूड खाइए, और उसके अलावा प्रोटीन के जो अच्छे स्रोत हैं उनको इंक्लूड करिए, और साथ ही साथ जो है एक्सरसाइज करिए। रात में बहुत देर तक मत जगिए, एक शेड्यूल्ड स्लीप लीजिए जिससे कि आप इस तरीके की बीमारियों से बच सकें, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे, और आप जो है कोई भी बीमारी से आप अपने आप को बचा करके रख सकें। तो with this I end my lecture. I hope you all enjoyed it. Wish you all a very, very happy, healthy and blissful life. Thank you so much. Often.